अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? आप सबके खैरियत से हो? चलो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं जनाब आज की। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कुछ होमवर्क करके आना, तो कितने बच्चों ने काम किया मुझे बता सकते हैं? ठीक है, कितने बच्चे काम करके आए हैं? मुझे बता दें ज़रा चैट बॉक्स में, जितने बच्चों ने काम किया हुआ है। चलो गुड। दो बच्चों ने किया है। बाकी सर कल इकोनॉमिक्स का टेस्ट था तो बस गौर से देखा था, सॉल्व नहीं किया। चलो आज करना ना, मगर अब कर लेना। होमवर्क करने का सबसे बेहतरीन टाइम पता है क्या है? जब आप क्लास अटेंड किया करो, 15 मिनट आधे घंटे की ब्रेक किया करो और उसी टाइम काम कर लिया करो। सबसे जल्दी हो जाएगा। ये आपकी आखिरी क्लास होती है वैसे भी, मगर अब किसका दिल करता है आखिरी क्लास लेने के बाद काम करने? मगर एटलीस्ट अकाउंटिंग का यार, अकाउंटिंग बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है। बाकी भी हैं मगर अकाउंटिंग बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, इसको ना बड़ा बड़े ध्यान से इसको तैयार करना पड़ता है। अच्छा बहरहाल। कहने की। अच्छा आप लोगों को एक बड़े मजे की बात कर, देखो। एक्टिविटी 19 में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बाकी से बताइएगा? क्या प्रॉब्लम है, चलो पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। भी पाकिज़ा, मैं आपके जी। सवाल जी इंतजार कर। सर। जी जी बताइए। सर, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल जो उनसी मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ग्रेटर है, तो यू नेगेटिव। सर आप वो निकालिए। हाँ हाँ निकाल लिए मैंने। 19 ही 21। 21? यस। 21 तो मैंने दी नहीं थी। सॉरी सर, मुझे ये लगा ये आपने दी। बाकी सब अच्छा सर। चलें 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 चलें, मैं आपका पॉइंट भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, डेबिट के साथ 3 जीरो क्यों लगाए हुए हैं? आपको क्या लगता है ये 3 जीरो हमने क्यों लगाए थे? सर पता नहीं। पर ये रुपीज थाउजेंड में राउंड राउंड किए हैं। ये 90,000 नहीं है, ये असल में 90 मिलियन है। हमने कहा ये 3 जीरो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये 3 जीरो हमने उठा के ऊपर ही लिख दिया कि सारे रुपीज थाउजेंड में राउंड है, ये मतलब होता है इनका। सही है। तो यहाँ पर जो 25,900 है ना, ये अ, अब आपको इसकी सेंस समझ आ जाएगी कि ये उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको भी थाउजेंड में राउंड कर लो ना तो पीछे ये 25,900 ही बचता है। इसको आज करते हैं ना, मैं आपको समझाऊँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलो। अच्छा आपको याद है कितने हेड्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं? और कहेंगे सर क्या हो गया, बच्चों वाली बातें ना करें हमारे साथ।
एक होते हैं डेट, दो टीमें होती हैं, एक होती है क्लिक। डेट में होते हैं ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास परचेज एक्सपेंस, एक होता है हमारे पास अदर एक्सपेंस, ठीक है। फिर हमारे पास एसेट्स होते हैं, ठीक है, करंट एसेट्स। फिर हमारे पास होते हैं नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। इसी तरह क्लिक में कैपिटल था हमारे पास, फिर हमारे पास लाइबिलिटीज थी, फिर हमारे पास इनकम्स थी। इनकम्स भी दो तरह की होती हैं, एक को हम सेल्स या रेवेन्यू कहते हैं, और एक को हम अदर इनकम्स कहते हैं। जो लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं, ऐसे ही। एक होती हैं करंट लाइबिलिटीज, और एक होती हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी की मैंने आपको एक डेफिनेशन, एक एग्जांपल बताई हुई है, लॉन्ग टर्म लोन की। तो जो क्वेश्चन में आपको, मैंने घर से क्वेश्चन दिया था ना, उसमें लॉन्ग टर्म लोन आपने नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखना था। अच्छा, करंट लाइबिलिटी के अंदर हमने सबसे पहली करंट लाइबिलिटी सीखी शॉर्ट टर्म लोन। वो लोन जो छोटे अरसे के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म लोन। फिर हमने एक और लाइबिलिटी सीखी, हमने सीखी ट्रेड पेएबल। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं ना किसी को। फिर हमने सीखी अदर पेएबल। आज एक नई लाइबिलिटी सीखनी है जो हमारी रह गई है, उसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये हमने आज सीखना है कि बैंक ओवरड्राफ्ट कैसी जिम्मेदारी होती है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता ही है, सुनो। अक्सर औकात कंपनी के बैंक में पैसे पड़े हुए थे 100 रुपए। कंपनी के पास बैंक में कितने पैसे पड़े हुए थे? 100 रुपए। तो कंपनी के लिए ये जो है बैंक, अब कंपनी के लिए क्या है, ये जो रुपीज 100 है, ये इस कंपनी के लिए क्या है? करंट एसेट है। मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक है। अगर कंपनी के पास बैंक में पैसे पड़े हुए पॉजिटिव में, यानी कि इसको कहते हैं कि कंपनी के पास 100 रुपया, अगर आप कंपनी में 100 रुपये बैंक में जमा कराओगे, तो आप कहोगे कि आपका कैश एट बैंक कितना है? रुपीज 100। और ये आपके लिए क्या होता है? करंट एसेट होता है। मगर कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि कंपनी ने कोई पेमेंट करनी होती है और वो पेमेंट ज्यादा की होती है। मतलब बैंक में पैसे कम होते हैं, मगर पेमेंट जो होती है वो ज्यादा की करनी होती है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 100 रुपए थे, मगर कंपनी को जरूरत पड़ गई, कंपनी ने पेमेंट करनी थी 150 की अपने बैंक अकाउंट से। तो बैंक कंपनी को ये पेमेंट करने देगा, बैंक कंपनी को ये 150 की पेमेंट करने देगा, मगर इस पेमेंट करने से क्या होगा? कंपनी का जो बैलेंस है वो माइनस में चला जाएगा। कंपनी का जो बैलेंस होगा बैंक में, 100 रुपए में से अगर 150 रुपया निकाल दोगे तो कंपनी का बैलेंस माइनस में चला जाएगा। अब ये पेमेंट की हुई कैसे थी? ये पेमेंट हुई ऐसे थी कि 150 में से 100 रुपीज तो कंपनी के थे, और 50 रुपीज बैंक ने अपने कंट्रीब्यूट किए थे। तो ये जो 50 रुपीज माइनस में आंसर जा रहा है, ये असल में इसको हम कहते हैं, ये बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कि आपने बैंक से जितने पैसे आपके बैंक में थे, आपने ये पैसे ओवर ड्रॉ कर लिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब आपने ये पैसे, आपने रुपीज 50 ओवर ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है निकालना। निकालना, इसलिए इसी से वर्ड बना था ड्राइंग्स का। ये ड्राइंग्स में क्या होता था, ओनर पैसे बिजनेस से निकालता था बाहर। तो आपने जो रुपीज 50 ओवर ड्रॉ कर लिए हैं, इस 50 को हम कहते हैं कि क्या है? ये बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ आ रही है? आपके बिजनेस के अकाउंट में 100 रुपए थे, मगर आपने पेमेंट कर दी, आपको पेमेंट करनी थी 150 की। तो आपके पास तो बैंक में 100 रुपए थे,
तो 100 रुपये तो आपने अपने निकाले, मगर जो एक्स्ट्रा 50 रुपये आपने निकाल के पेमेंट किए ना बैंक के अकाउंट से, ये बैंक ने अपने पैसे आपको दिए थे ताकि पेमेंट कर लें। यानी कि आपके पास जितने पैसे थे उससे ज्यादा आपने पैसे क्या कर लिए, ओवर ड्रॉ कर लिए। जितने पैसे आपके पास थे उससे ज्यादा पैसे आपने ओवर ड्रॉ कर लिए। और कितने ज्यादा पैसे ओवर ड्रॉ किए, 50 रुपीज आपने ओवर ड्रॉ किए। तो इस 50 रुपीज को हम कहते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट। और ये बिजनेस के लिए, ये 50 रुपीज क्या होती है, ये बिजनेस के लिए करंट लाइबिलिटी होती है। करंट लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी इसलिए होती है कि बैंक आपको मुफ्त में पैसे नहीं देता। बैंक ने आपको ये पैसे उधार दिए। बैंक ने कहा तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हें पेमेंट करनी, तुम हमसे पैसे ले लो, तुम ओवरड्रॉ कर लो अमाउंट। इसलिए लाइबिलिटी होती है क्योंकि बैंक ये पैसे उधार देता है। और ये करंट लाइबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि इसको विद इन विद इन 1 ईयर पे करना होता है। बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट ये होता है हमारा कि अगर आप हमें कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे तो इस पैसे को हम विद इन 1 ईयर अदा करते हैं। ठीक है, इसलिए करंट होता है। सर इट मीन्स दैट वी लैंड मनी फ्रॉम बैंक। यस यस यस, यही होता है, इसका यही मतलब है सर। इसमें रिटर्न पर इंटरेस्ट होता है। यस, इस पर इंटरेस्ट भी होता है। बैंक इन पैसों पे जितने दिनों के लिए ये ओवरड्रॉ रहेंगे उतने दिनों का इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। और कोई सवाल? अब जो आपने नोट करनी है ना बैंक ओवरड्राफ्ट के हवाले से बात, वो आप ये अपने पास नोट कर लें। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है एक्सेस अमाउंट विद ड्रॉ फ्रॉम बैंक। Excess amount withdrawn from bank known as bank overdraft। एक्सेस अमाउंट की समझ आ गई है ना? जितने पैसे आपके पास से, उन पैसों से जितनी एक्सेस अमाउंट आपने बैंक से विड्रॉ कर ली है, ये हर एक को इजाजत नहीं होती है। इससे पहले ना बैंक से एग्रीमेंट करना पड़ता है कि हम आपसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं, आप हमें मैक्सिमम इतनी लिमिट दे सकते हैं कि इतनी अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले एग्रीमेंट होता है। हर हर बंदे को मुंह चुक के बैंक ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दे देता, ठीक है। मगर अगर किसी को दी हुई है तो अगर वो उसके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा ओवरड्रॉ कर लेगा पैसे, एक्सेस अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है आपके लिए क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। तो 2 पॉइंट्स याद रखने। बैंक ओवरड्राफ्ट नंबर 1 एक्सेस अमाउंट जो विड्रॉ करते हैं बैंक से, और नंबर 2 बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। दो बातें एग्जैक्ट उसी तरह जैसे आप लोग लोन नहीं ले लेते होते थे, जब आपके पास बैलेंस खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, अक्सर औकात क्या करते हैं, वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, एडवांस ले लेते हैं। तो वो जो एडवांस होता है ना, वो एग्जैक्ट वही शक्ल है जैसे ओवरड्राफ्ट की होती है कि आपके पास पैसे खत्म हो गए तो अब आपने जो है वो कंपनी से क्या ले लिया, एडवांस ले लिया। तो उसको भी, वो भी लाइबिलिटी होती है ना आपके लिए, क्योंकि जैसे ही आप दोबारा से लोड कराओगे तो पैसे काट लेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट में भी ऐसे ही होता है कि जब दोबारा से आपके पास बैंक में पैसे आएंगे ना, तो बैंक ने वो जो ओवरड्रॉ किए थे ना अपने पैसे, वो सबसे पहले डिडक्ट कर लेगा आपके अकाउंट से। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक्टिविटी नंबर 21। हो सकता है किसी बच्चे को एक्टिविटी नंबर 22 में प्रॉब्लम हो, तो आज हम दोबारा से एक्टिविटी नंबर 21 करेंगे। सही है। और ये देखो फॉर्मेट, सबसे पहला काम क्या होता था, याद है तुम लोगों को? सबसे पहला काम फॉर्मेट बनाते थे।
ठीक है, मैंने तो कर लिया कॉपी पेस्ट, तुम लोग देख लो तुम लोगों ने क्या करना है। बना लो जल्दी से। ठीक है। ठीक है, ये मिनिमम चीजें हैं जो हमने फॉर्मेट में लिखनी होती है। लो भाई, मेरा तो फॉर्मेट रेडी हो गया। अपना देख लो क्या करना है आपको। लिख लो भाई जल्दी से, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझे समझ ही नहीं आ रही है कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो मैं उससे पता है क्या पहला सवाल करूंगा, मैं कहूंगा बच्चों आपको वो आपको फॉर्मेट बनाना आता है। अब वो कहेगा सर नहीं, फॉर्मेट तो नहीं आता मुझे बनाना। तो फिर अब मैं उसको कहूंगा कि भाई अगर बच्चों तुम्हें फॉर्मेट नहीं ना बनाना आता, फिर तुम ये सवाल नहीं कर सकते, फिर तुम्हारा ये सवाल पूछना बनता ही नहीं है कि सर मुझे SOCI SOFP समझ नहीं आ रहा कि इसको करना कैसे है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं याद, तो फिर ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता कि सर मुझे ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि फिर तो आपको डेफिनेटली हल्की फुल्की शायद समझ आ जाए, मगर आप इस क्वेश्चन को करने के काबिल तब तक नहीं हो सकते जब तक आप पहले फॉर्मेट नहीं बनाओ। हमेशा गलतियां होंगी। तो इसलिए सबसे पहला काम इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहला काम फॉर्मेट बनाते हैं। फिर हम जाएंगे एक्टिविटी नंबर 21 पे। ठीक है, देखो। कहता फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर्स ऑफ हर्बर्ट अ सोल ट्रेडर एज एट 31 May 2013, द ईयर एंड ऑफ इट्स मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि भाई ये ट्रायल बैलेंस है जो एक्सट्रैक्ट किया हमने हर्बर्ट के लेजर से, जो एक सोल ट्रेडर है। 31 May 2013 इसका ईयर एंड है। अगर 31 May 2013 इसका ईयर एंड है, तो इसका ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? कौन बताएगा? अगर 31 May 2013 इसका ईयर एंड है, तो ईयर स्टार्ट कब हो रहा है? पूरे 12 महीने पहले। 1 June 2012। वेरी गुड। 1 June 2012, गुड। चलो। लैंड एंड बिल्डिंग्स, नॉन करंट एसेट। इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट। इन्वेंट्री एज एट 1 June 2012, ये आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगी। समझ आ रही है मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूँ? ये देखो। रेवेन्यू हमारे पास, रेवेन्यू हमारी इनकम है, सेल्स ही है। परचेज हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है। कौन से वाला? अदर एक्सपेंस। लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट इनकम है या इंटरेस्ट एक्सपेंस है? हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ा है या हमें इंटरेस्ट मिला, कौन बताएगा? क्या ये लोन इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम है या इंटरेस्ट एक्सपेंस है? एक्सपेंस कैसे है भाई? कैसे कैसे एक्सपेंस है यास? कैसे एक्सपेंस है बाकी बता। एक्सपेंस कैसे है? हम कैसे मान लें? ऐसे इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है। वी पे, डेबिट पे है ये। अब सही जवाब मिला। अब सही जवाब मिला, हमें ख्वाब नहीं हमने पे किया। डेबिट पे है। ड्राइंग्स एक्सपेंसेस एसेट्स डेबिट। ये एक्सपेंस है। अगर ये लोन इंटरेस्ट क्रेडिट पे लिखा होता 1560, इसका मतलब था ये इनकम है। गुड गुड गुड, सही। तेज हो रहे हो तुम लोग। चल, ये हमारे पास अदर एक्सपेंस आ गया। फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी अदर एक्सपेंस की लिस्ट में डाल देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास करंट एसेट। ट्रेड पेबल हमारे पास करंट लाइबिलिटी। कैश इन हैंड हमारे पास करंट एसेट। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होता है यार? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। और ये क्या होता था बैंक ओवरड्राफ्ट?
करंट लाइबिलिटी, वेरी गुड। भाई इसकी बाय डिफॉल्ट आपने याद रखना है, करंट लाइबिलिटी है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करते थे ना, है ना, है ना, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करते थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करते होते थे। नहीं, तलहा कह रहे, तलहा जरा इधर आना, इधर तो आओ जरा तलहा। क्या हुआ, माइक नहीं कर रहा तुम्हारा नहीं आज? यार, हाँ नहीं, हाँ। ऐड करना गलती से हो गया था, टाइपिंग स्पीड की वजह से नहीं करना। मैं इसलिए डिलीट किया फॉर्म। कैरेज आउटवर्ड को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैरेज तलहा। आउटवर्ड को एक्सपेंस में ऐड किया जाता है। अच्छा यार, वो एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी कोई कैरेज कैरेज नाम की चीज आती थी, वो क्या होती थी फिर? सर वो इन्वर्ट होता है, जब अपने आपने कुछ अच्छा, डिलीवरी गुड्स मंगवानी है तो ऐड करने वाला होता है। चलो गुड हो गया। चलो, सही है, बच गए तुम मुझसे आज। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ही होते हैं, इक्विटी में ऐड करते हैं। 10% लोन, इधर एज्यूम करो, कोई लॉजिक नहीं है कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, मैं एज्यूम करा रहा हूँ आपको, कुछ तो एज्यूम करना है क्वेश्चन करने के लिए। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, मगर कुछ तो एज्यूम करना है, तो मैंने इसको लॉन्ग टर्म एज्यूम कर लिया क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। तो हम इसकी कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था तो हम इसको लॉन्ग टर्म लोन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी फिर नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई। कैपिटल एसेट 1 जून 2012, ये कैपिटल है, ये इक्विटी की आइटम है। अच्छा, अब देखो, इन्वेंट्री एज एट 31 मई 13, ये कौन सी इन्वेंट्री है, ये कौन सी इन्वेंट्री है भाई, ये कौन सी इन्वेंट्री है? क्लोजिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वेरी गुड। चलो भाई, चलो पहली चीज है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। पहली चीज है लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से, 90,000 से, ये 90,000 से हम नॉन करंट एसेट्स में आते हैं, लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, और यहाँ पर हमने 90,000। उसके बाद हमारे पास इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट पे आते हैं। इक्विपमेंट कितने का जी हमारे पास, 57,500 का इक्विपमेंट, हम 57,500 रिकॉर्ड कर लेते हैं, 57,500। फिर हम आए जी, लैंड भी हो गया, इक्विपमेंट भी हो गया, इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करते हैं, और इसका बस एक ही ट्रीटमेंट है। ओपनिंग इन्वेंट्री का एक ट्रीटमेंट है कि इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करते हैं, 27,400। कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैं इधर लिख देता हूँ 27,400, ठीक है, इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर आ गया रेवेन्यू सेल्स 405,000। नेट सेल्स इधर ब्रैकेट्स में लिख लेता हूँ क्योंकि हो सकता है आगे कोई सेल रिटर्न हो तो माइनस करनी पड़ती है। अच्छा, फिर परचेजेस 259,600, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर लेते हैं, 259,600, ठीक है जी। वेजेस एंड सैलरीज 52,360, ये अदर एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं, 52,360। लोन इंटरेस्ट 1560, ये भी अदर एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं, 1560। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 38,800, 38,800, ये भी लिख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है 46,200, करंट एसेट्स में आए, यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स 46,200। फिर हम आ गए जी, ट्रेड पेबल्स 33,600, ट्रेड पेबल्स पे आए। करंट लाइबिलिटीज में हम लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, कितने थे भूल ही गया मैं, 33,600। फिर हम आ गए कैश इन हैंड 151, कैश इन हैंड 151। भाई बोर तो नहीं हो रहे?
अच्छा ये पता है आपको, इसके साथ 1000 लिखना जरूरी है, उसकी रीजन ये है कि सारी फिगर्स जो है ना, ये 90,000 नहीं है, ये असल में ये 90 मिलियन है। 90 के साथ 6 जीरो है, क्योंकि मैंने इधर ऊपर कहा कि मैंने ₹1000 में राउंड किए हैं, इसलिए मैंने इसको 90,000 लिखा है, क्योंकि हमारे ट्रायल बैलेंस में जितनी फिगर्स हैं वो 90 में राउंड है, वो 1000 में राउंड है हमारे फिगर्स। अच्छा, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 14,500, अभी हमने पढ़ा, ये करंट लाइबिलिटी है। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे पास आ गया 14,500। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड अदर एक्सपेंस 5310, हम यहाँ अदर एक्सपेंसेस की लिस्ट बना रहे हैं, इसी में ऐड कर लेंगे 5310। ड्राइंग्स 28,930, इधर इक्विटी निकालते वक्त लिखेंगे 28,930, और इसके साथ ब्रैकेट्स का साइन लगाएंगे क्योंकि ये माइनस करनी है। इसके बाद 10% लोन 15,600, हमने एज्यूम किया है नॉन करंट है, तो हम यहाँ पे 10% लॉन्ग टर्म लोन लिख लेते हैं 15,600। ये मैंने एज्यूम किया है लॉन्ग टर्म है, ये क्वेश्चन से कहीं नहीं पता चल रहा है, मैंने एजम्पशन ली है, क्योंकि कोई तो एजम्पशन लेनी थी ना, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो मैंने लॉन्ग टर्म ले ली इसकी एजम्पशन। ये भी हो गया, लास्ट में 139,111 कैपिटल रह गया, कैपिटल लिख लिया 139,111। हाँ भाई, देखो, ठीक है, यहाँ तक जाने दें, कोई कंफ्यूजन इसमें? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? चलो, एक चीज रह गई है पता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 25। अब देखो फिगर हमारे 1000 में राउंड है ना, अब यहाँ पे हम हमारी फिगर्स क्या है, 1000 में राउंड है, तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को भी 1000 में राउंड करके लिखेंगे। अगर इसको 1000 में राउंड करें ना क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो ये बनती है 25,900। इसको बुक करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री की दो ट्रीटमेंट्स हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री की दो ट्रीटमेंट्स हैं। एक, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में से लेस करेंगे, -25,900। दूसरा, हम इसको ऐड करेंगे करंट एसेट्स में, क्लोजिंग इन्वेंटरी 25,900। ठीक है, चलें, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेट सेल्स कोई चेंज नहीं था, कोई सेल रिटर्न नहीं है, तो ये 405,000 ही आपकी एक्चुअल असली सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन बताएगा? 27,400 प्लस 2,259, 259,600 -25,900। जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 261,100। भाई रीचेक करते जाए साथ साथ। ग्रॉस प्रॉफिट 405,000 -261,100, 143,900। अदर इनकम्स नहीं है, ऐसे डैश डाल देंगे, नहीं है तो कोई वजह नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये वैसे यहाँ खत्म हो रहा है। अब अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में आपने टोटल करना 52,360 प्लस 1560 प्लस 38,800 प्लस 5310। ये चार एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, वन, चार एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। 980,300
98,030। ये अदर एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 143,900 माइनस 98,030, 45,870। 45,870। इस नेट प्रॉफिट को कहाँ लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे यहाँ जाके, इसको हम यहाँ पे जाके लिखेंगे। अच्छा, 45,870। 45,870, ये याद रखना आपने नेट प्रॉफिट लिखना। अच्छा, अब आ गए आपके पास टोटल एसेट्स। सबको ऐड कर दें, मुझे बताएं क्या आता है टोटल एसेट्स। 219,751। टोटल एसेट्स ही हमारे पास आ गए 219,751। ठीक है जी। इक्विटी क्या आ गई? टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी क्या आ गई हमारे पास? 30,851। 30,851। इक्विटी कैसे आई है? 139,111 प्लस 45,870 माइनस 28,930। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये इक्विटी, करंट लाइबिलिटीज और नॉट करंट लाइबिलिटीज, इन सबको टोटल करके मुझे बताएं क्या आंसर है। 30,851 प्लस 15,600 प्लस 33,600 प्लस 14,500। तलहा, किसका टोटल कर रहे हो? वो इक्विटी भी तो ऐड करो। एक सेकंड रुको। ये ये आपने मुझे गलत लिखवाई है फिगर यार। ये आपने फिगर मुझे गलत लिखवाई है इक्विटी। ये ठीक करो। इक्विटी की फिगर, टोटल इक्विटी की गलत लिखवाई है। 156,051। अब ऐड करो। 156,051 प्लस 15,600 प्लस 33,600 प्लस 14,500। आ गया, मैच कर गया। 219,751। अच्छा, ये आखिर होता क्या है? कौन बताएगा? ये हमेशा हमारे टोटल एसेट्स इक्वल क्यों आ जाते हैं इक्विटी और लाइबिलिटीज के? ये कभी सोचा आप में से किसी ने? टोटल एसेट्स इक्विटी और लाइबिलिटीज के इक्वल क्यों होते हैं? हाँ भाई, कभी किसी बच्चे ने ये सोचा है कि टोटल एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज क्यों होते हैं? बैलेंस शीट, ये क्या बात हुई? ये आपने इस पे सर्च करके आना है। कल मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा। वाई टोटल एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। वाई टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क। समझ के आना है, देख के आना है। एटलीस्ट आपने इस पे 1 आवर स्पेंड करना है।
1 आवर स्पेंड करना है। आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आप जो है आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आप कोई यूट्यूब देख सकते हो, जो भी करना है। ठीक है, आपने कोई ब्लॉग पढ़ना है, आपने कोई बड़े भाई से पूछना है, आपने किसी अंकल से पूछना है, ये आपकी हेडेक है। मगर एटलीस्ट आपने 1 आवर की डिस्कशन करनी है इस पे, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्कशन है, बहुत बड़ी डिस्कशन है। मुझे अभी जवाब नहीं देना। ठीक कह रहे हो, ठीक है जी। उमर कुछ हद तक ठीक कह रहा है। ये सब बच्चों ने इस पे रिसर्च करके आनी है। एक सवाल, इस सवाल का जवाब एक जुमले में नहीं देना। कल मैं आप में से रैंडमली बच्चों से पूछूंगा कि हाँ भाई, टोटल एसेट्स इक्वल टू इक्विटी और लाइबिलिटीज क्यों होता है। और अगर ये बात आपको समझ आ गई ना, आपको बच्चों अकाउंटिंग की सेंस, अकाउंटिंग की बेस, अकाउंटिंग का मजाक समझ आ जाएगा। और अकाउंटिंग के अंदर इतनी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इतनी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इतने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जिस बच्चे को इसका मजाज समझ ना आए, अकाउंटिंग की अप्रोच समझ नहीं आती है ना, उस बच्चे को हमेशा अकाउंटिंग तंग करेगी, वो हमेशा गलतियां करेगा। तो मैंने आपको ऐसे ट्रेन करना है आप सबको कि आपको अकाउंटिंग की अप्रोच समझ आ जाए। इसलिए हमने शुरू में डिसाइड किया था कि आपने अपने टीचर पे ट्रस्ट करना है। तो मैंने आपको जैसे कह रहा हूँ वैसे आप लोगों ने करना है। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों ने लाइव आना है क्लास में। कल की इंतहाई कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हम क्लास में कर रहे होंगे, और अब से आगे कॉन्सेप्चुअल बातें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सब बच्चों ने इस सवाल के जवाब पे रिसर्च करके आनी। मैंने आपको बताया, आप आर्टिकल्स देख सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, यूट्यूब है, ब्लॉग है, किसी अंकल से पूछना है, किसी बड़े भाई से पूछना है, अबू से पूछना है अगर वो उनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है किसी का। ये सब चीजें आपने करना है। कम से कम 1 घंटा इसके जवाब को तलाश करना है, और उस जवाब के ऊपर गौर करना है, और उसको कंस्ट्रक्ट करना है, अपने माइंड पे डेवलप करना है। फिर आना है कल क्लास में, मैं आप सबसे ये सवाल सुनूंगा। ठीक है, सबको मेरा सवाल समझ आ गए। अभी जवाब नहीं देना किसी ने, अभी जवाब नहीं देना। इस पे जाना है, रिसर्च करना है, देखना है वीडियोस को, क्योंकि इसके अंदर मोर देन, इसके अंदर इससे कुछ बढ़ के है। जो कुछ बच्चे बातें बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ठीक है, मगर इसमें इससे कुछ बढ़ के चीजें हैं, तो वो आप लोगों ने देख के आनी। ठीक है, यही आपका आज का होमवर्क है। प्लस आपने जो है ये जो क्वेश्चंस हैं, जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस मैंने आपको नोट्स में करवाए हैं क्लास में, इसको एक बार खुद सॉल्व करना है आज। ठीक है, इसको एक बार खुद सॉल्व करना है, और आज की क्लास के बाद आपको इस काम करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल मैंने आपको पैक के बुक से होमवर्क देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसलिए आज आपने एक बार, सब बच्चों ने खुद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटी 21 और 22 खास तौर पे अपने हाथ से एक दफा की हो। ठीक है, काफी है आज के लिए। चलो भाई, ख्याल रखो अपना, कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।